लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मुगल इतिहास की बात करते वक्त जब महिलाओं की बात की जाती है तो अक्सर बातचीत मुगल हरम और हरम की पॉलिटिक्स तक लिमिटेड रह जाती है। इसमें भी हरम और हरम में रहने वाली औरतों के शोषण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन मुगल इतिहास में एक ऐसी महिला भी हुई हैं जिसके सामने एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ियों तक मुगल बादशाह झुकते रहे। ये हुमायूं की भी करीबी थी और अकबर की भी। इन्होंने जहांगीर को भी खूब खिलाया था। जब इनकी मौत हुई थी तो अकबर ने इन्हें खुद कंधा दिया था और सबसे बड़ी बात, अकबर इनकी मौत पर इतना दुखी हुआ था कि मुस्लिम होकर भी अकबर ने अपनी दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल कटवा दिए थे। यह महिला मुगल दरबार की पहली और आखिरी इतिहासकार थी जिन्होंने बाबर से लेकर अकबर तक बहुत कुछ बताया है। यह पहली मुगल शाही महिला थी जिन्होंने हज किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकबर की बुआ का इतिहास बताने वाला हूं जिनका नाम था गुलबदन बेगम। कौन थी गुलबदन बेगम? उन्होंने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। गुलबदन बेगम उन औरतों में से एक थी जिन्होंने मुगल सत्ता के सूरज को अपनी आंखों से उगते और चमकते देखा था। उन्होंने मुगलों की बुलंदी को एक किताब में भी उतारा जिसे उन्होंने हुमायूं नामा नाम दिया। यह किताब उन्होंने 64 साल की उम्र में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिनसे मुगल सत्ता की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिलती है। यह साल था 1526 जब भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबर था। बाबर ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। इन्हीं बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। वो बाबर की तीसरी पत्नी दिलदार बेगम की बेटी थी और इनका जन्म 1523 ईस्वी में काबुल में हुआ था। साल 1529 में जब बाबर ने अपने घर की सभी महिलाओं को दिल्ली बुलाया तो उसमें सिर्फ 6 साल की गुलबदन बेगम भी थी। गुलबदन पहली मुगल लड़की थी जिन्होंने शाही काफिले में सफर करते हुए खैबर दर्रे और सिंधु नदी को पार करके अपने पिता बाबर से दिल्ली में मुलाकात की थी। अब बाबर से जुड़े किस्से वो अपनी किताब में लिखती हैं। इस किस्से में बाबर की जान ले जाने की कोशिश थी और कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में हुआ यह कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने लोदी की बूढ़ी मां को पनाह दी थी क्योंकि उनकी उम्र काफी हो चली थी। लेकिन जैसा कि मध्यकाल में शासन को लेकर होता था, बाबर के खिलाफ भी साजिशें रची जाती थी। एक दिन बाबर को खाने में हरी सब्जियां, गाजर और सूखा मांस परोसा गया। बाबर ने बस 1 या 2 कौर ही खाए थे कि उनकी तबीयत बिगड़ी और वो उल्टी पर उल्टी करने लगे। लोगों को लगा कि सूखे मांस में कुछ खराबी है, लेकिन फिर जब खाने को कुत्ते को दिया गया तो उसकी भी तबीयत बहुत खराब हो गई। तुरंत इस घटना से सारे दरबारी हरकत में आए और तफ्तीश की गई। पता चला कि इस घटना में जो 5 लोग शामिल थे उसमें इब्राहिम लोदी की मां भी शामिल थी, जिन्होंने बाबर से बदला लेने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया था। हालांकि बाबर ने इसके बाद भी इब्राहिम लोदी की मां का कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे दरबार से निकालकर काबुल भेज दिया। खैर, बाबर और गुलबदन बेगम का साथ बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। वो सिर्फ 8 साल की थी जब बाबर अचानक बीमार पड़े और साल 1530 के दिसंबर की सर्दियों में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस बारे में भी गुलबदन बेगम लिखती हैं कि अपने सबसे खास बेटे हुमायूं की जान बचाने के लिए बाबर ने अपनी कुर्बानी दी थी। इस कहानी को बताते हुए बताती हैं वो कि बाबर के बेटे हुमायूं एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गए। किसी दवा का कोई असर उन पर नहीं हो रहा था। इससे बाबर बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह ली। फिर एक दिन मीर अब्दुल बाका ने उनसे कहा कि मरीज की सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देकर हुमायूं की जान बचाई जा सकती है। ये सुनकर बाबर ने कहा कि हुमायूं के लिए सबसे कीमती चीज मैं खुद हूं, इसलिए मैं उसके लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। फिर बाबर ने हुमायूं के पलंग का चक्कर लगाया और उसके जान की दुआ मांगी। गुलबदन आगे लिखती हैं, उस दिन ही हुमायूं ने अपनी आंखें खोल दी। वो अपने बिस्तर से उठ बैठे। जैसे जैसे हुमायूं की सेहत अच्छी होती गई, बाबर की सेहत बिगड़ने लगी। अगले 3 महीनों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। साल 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो गुलबदन बेगम अपने सौतेले भाई हुमायूं की देखरेख में रही। हुमायूं गुलबदन बेगम के सौतेले भाई थे। गुलबदन के सगे भाई अलवर मिर्जा और हिंदा मिर्जा थे, जबकि गुलरंग बेगम और गुल चेहरा बेगम गुलबदन बेगम की सगी बहनों का नाम था।
हुमायूं भी अकेला नहीं था, बल्कि उनके भाइयों में कामरान और आस्करी थे। इन सभी में गुलबदन अपने भाई हिंदा मिर्जा के बहुत करीब थी। हालांकि बादशाह हुमायूं था और उसे ही पूरे कुनबे की देखभाल करनी थी। जब गुलबदन 17 साल की हुई तो उनकी शादी चगताई राजकुमार ख्वाजा खान से हुई, जो बाबर के चचेरे भाई ख्वाजा सुल्तान का पुत्र था। बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने मुगल गद्दी को संभाला, लेकिन उसे भारत में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। इसकी वजह थे शेर शाह सूरी। शेर शाह बिहार पर राज करने वाले अफगान शासक थे। हुमायूं को शेर शाह सूरी से कड़ी टक्कर मिली। साल 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं घायल हो गए। उनके घोड़े ने नदी में उन्हें गिरा दिया था। इस दौरान एक भिश्ती ने उनकी जान बचाई थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि इस एहसान का बदला चुकाने के लिए बादशाह ने उस भिश्ती को 2 दिनों के लिए अपने सिंहासन पर बिठा दिया। उनके भाई कामरान ने हुमायूं को पत्र लिखकर उनके इस फैसले के प्रति अपना विरोध जताया। उन्होंने लिखा कि इस वक्त जब शेर शाह आपके पीछे पड़ा हुआ है, तब ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन हुमायूं ने उनकी एक न सुनी और भिश्ती को गद्दी पर बिठा कर ही छोड़ा। दोस्तों, ये चौसा की जंग थी जिसमें हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम को शेर शाह ने बंदी बना लिया था और 1540 में हुमायूं को भारत से बाहर काबुल भागना पड़ा था। उनके साथ ही गुलबदन बेगम को भी भारत से बाहर जाना पड़ा। गुलबदन लिखती है, खुद हुमायूं ने शेर शाह को पत्र लिखकर अपने लिए लाहौर मांगा था। उन्होंने लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया। लेकिन शेर शाह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका जवाब था, मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ा है, तुम वहां जा सकते हो। फिर लंबे टाइम तक गुलबदन बेगम काबुल में ही रही। इसी दौरान 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। हमीदा और गुलबदन की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। हमीदा बानो के बारे में बताते हुए गुलबदन लिखती हैं कि 14 साल की हमीदा जब हुमायूं से शादी की बात चली तो कई हफ्तों तक हमीदा ने हुमायूं के रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो लिखती हैं कि हमीदा ने खुद मजे ले लेकर बताया था कि किस तरह उन्होंने 40 दिनों तक हुमायूं को हाँ ही नहीं की थी। खैर, शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन गुलबदन वापस नहीं लौटी। यहां तक कि साल 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब भी वो वापस नहीं आई। साल 1557 में हुमायूं की मृत्यु के 1 साल बाद वो भारत वापस लौटी। अभी तक टाइम काफी बदल गया था। पानीपत की दूसरी जंग हो चुकी थी और अकबर अगले मुगल बादशाह बन गए थे। गुलबदन की आंखों के सामने 3 मुगल बादशाह तख्त पर काबिज हो चुके थे। वापस आने के बाद गुलबदन बेगम फतेहपुर सीकरी के महल में रहने लगी। करीब 19 सालों तक वो वहीं पर रही। इसी दौरान अकबर ने गुलबदन बेगम से अकबरनामा नाम की किताब को लिखने में मदद मांगी। दरअसल अकबर हमेशा से चाहते थे कि उनके दौर को इतिहास में दर्ज किया जाए। हालांकि अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके किताब खाने में 24,000 से भी ज्यादा किताबें थी। अपने इतिहास को लिखने का जिम्मा उन्होंने अपने सबसे करीबी अबुल फजल को दिया था और अबुल फजल की बहुत मदद की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने भी हुमायूं नामा नाम की किताब लिखी थी, जिसका आज बहुत बड़ा हिस्सा तो खो चुका है, लेकिन जो भी हिस्से बचे हैं वो मुगल इतिहास की कई बातों को उजागर करती है। अकबर अपनी बुआ यानी गुलबदन बेगम को बहुत सम्मान देते थे। करीब 19 साल आगरा में बिताने के बाद गुलबदन बेगम ने साल 1576 ईस्वी में मक्का या मदीना जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अकबर से इजाजत भी मांगी। अकबर इस बात के लिए खुशी खुशी मान गए और इस तरह गुलबदन बेगम बनी पहली इतिहासकार होने के साथ साथ मुगल दरबार की पहली महिला जिन्होंने हज की यात्रा की हो। साल 1576 में उनका काफिला हज की ओर गया। मशहूर इतिहासकार रूबी लाल इस यात्रा के बारे में लिखती हैं कि जब वो हज के लिए निकली तब महीना सितंबर का था। उनके दल में 11 महिलाएं थीं। 2 नावों पर सवार पूरे दल में कुछ मर्द भी थे, क्योंकि उस जमाने में बिना आदमी के औरत को बाहर जाने की यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। गुलबदन बेगम अपने साथ करीब 1000 रुपए दान देने के लिए लेकर गई थी। उन्होंने मक्का में पूरे 4 साल बिताए। हालांकि इस दौरान नौबत यह भी आ गई कि मक्का के शासक सुल्तान मुराद तृतीय से उनकी ठन गई थी। 4 साल के अंदर कुल 5 ऐसे आदेश दिए गए जिसमें गुलबदन बेगम से मक्का छोड़ने की बात कही गई थी। हालांकि हर बार गुलबदन बेगम पर इसका असर नहीं हुआ और इस तरह से उन्होंने 4 साल वहीं बिता दिए। दरअसल सुल्तान मुराद इसलिए नाराज थे क्योंकि गुलबदन बेगम को देखने के लिए हर जगह भीड़ लग जाती थी, जिससे सुल्तान मुराद को दिक्कत होती थी। फिर मक्का से निकलकर उन्होंने अरब के दूसरे शहरों को भी देखा और वहीं से वो ईरान भी गई। साल 1580 में उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। वो वापस लौट रही थी, लेकिन अदन के पास उनकी नाव टूट गई, जिसके बाद उन्हें अदन में 7 महीने बिताने पड़े। करीब 7 साल बाद जब वो भारत में वापस पोर्ट के पास पहुंची और यहां से फतेहपुर सीकरी की ओर रवाना हुई,
उनका स्वागत करने के लिए अकबर ने सलीम को अजमेर भेजा था। अजमेर में जहांगीर ने उनका स्वागत किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से 37 मील दूर खानवा में आकर अपनी बुआ का स्वागत किया। उनका सम्मान इतना था कि जब गुलबदन बेगम सीकरी पहुंची तो लोग उन्हें देखने और स्वागत करने के लिए सड़क पर आ गए। साल 1582 में वापस भारत आने के बाद गुलबदन ने अपने जीवन के अगले 20 साल अकबर के साथ बिताए। इसी दौरान अकबर ने उन्हें हुमायूं नामा लिखने के लिए मोटिवेट भी किया था। दरअसल अकबर को बचपन में गुलबदन बेगम कई किस्से सुनाया करती थी। उन किस्सों में हुमायूं होते थे, बाबर होते थे और दूसरी कई बातें होती थी जो मुगलों से जुड़ी हुई थी। इसीलिए अकबर ने उनसे किताब लिखने की रिक्वेस्ट की। इस तरह से 64 साल की उम्र में उन्होंने हुमायूं नामा लिखना शुरू किया। इस किताब के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बाबर के बारे में है और दूसरा हिस्सा हुमायूं के बारे में। बाबर की मृत्यु क्योंकि तभी हो गई थी जब गुलबदन सिर्फ 8 साल की थी, इसलिए उनके बारे में जानकारी कम मिलती है, लेकिन हुमायूं का जिक्र काफी अच्छे से किया गया है। खैर, अपनी आंखों के सामने ही अकबर और जहांगीर के बीच सत्ता को लेकर होने वाली लड़ाई भी इन्होंने देखी और कई बार बाप बेटे में सुलह कराने की भी कोशिश की। गुलबदन बेगम अकबर के लगभग पूरे जीवन काल में उनके साथ रही। साल 1603 में वो बीमार पड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर की मां हमीदा बानो उनके साथ बैठी थी। गुलबदन की मृत्यु से अकबर को बहुत गहरा धक्का लगा। ये वो दौर था जब एक एक करके अकबर के सभी खास लोग दुनिया छोड़ रहे थे। अबुल फजल और बीरबल भी इसी टाइम पीरियड में इसके आसपास अकबर से दूर हो गए थे। गुलबदन बेगम की मृत्यु से अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी सब कटवा दिए। अकबर ने खुद उनके जनाजे को कंधा दिया। अगले 2 साल तक ही अकबर भी जीवित रहे और 1604 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक वो जीवित रहे पूरे 2 साल तक वो अपनी बुआ को याद करते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुलबदन बेगम की, जिन्होंने 3 बादशाहों का शासनकाल देखा, चौथे बादशाह का अपने बाप से लड़ाई झगड़ा देखा और उसके साथ ही उन्होंने हज यात्रा देखी और वो पहली महिला इतिहासकार बनी जिन्होंने मुगलों के इतिहास पर कुछ अपनी एक किताब लिखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपने कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए जिन पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो चाहे मुगल इतिहास से हो, जो जुड़ा हुआ हो, प्राचीन भारत से जुड़ा हो या फिर मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ हो। तब तक के लिए चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइंड। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.